अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका तो मैं इंट्रोडक्शन बिल्कुल आपसे करवाऊंगी ही, लेकिन सबसे पहले जो भी हमें देख रहे हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स नहीं है वो भी सबको बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद। क्योंकि आज दिवाली है और इसका मतलब है खूब लाइट्स होगी, स्पेशली इंडिया में तो बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। और कुछ लोगों ने मुझे वीडियोस भी भेजी हैं जो बहुत अच्छी लग रही है देखकर। और मैंने भी थोड़े चिराग रखे हैं जो हमेशा से मेरी मदर भी क्योंकि रखा करती थी दिवाली की रात को। और हम लोग उस पे जो है वो दुआ भी पढ़ते थे चिराग लगा के। तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने भी आज जो है मेरे पास आई थिंक नहीं सिक्स सिक्स मेरे पास चिराग है। और मैं उनको रात को 12 बजे जो है वो लाइट करूंगी और उसके बाद दुआ पढ़ूंगी। और आई होप कि आप सब लोगों का भी जो अगला साल आ रहा है, जो 2021 आ रहा है, वो बहुत अच्छा गुजरे और हम लोग ये कोरोना शरोना इसमें से निकल आए और बहुत अच्छे टर्म्स ना सही लेकिन थोड़े से बेहतर टर्म्स हम चाहेंगे कि इंडिया के साथ हमारे हों। तो अब हम चलते हैं अपनी डिबेट की तरफ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब हम चलते हैं शो की तरफ। हम जी आज बात करेंगे जरा जो न्यू चैलेंजेस है इंडिया पाकिस्तान के सामने, उनकी बात करेंगे। इंडिया मीडिया की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करेंगे और इसके अलावा सोशल मीडिया की भी बात करेंगे। हमने आज ये ज्वाइन किया है नितिन शुक्ला साहब ने, जो कि एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। और उनके यूट्यूब चैनल पे भी मैं देखती रहती हूँ, उनकी जो शोज होते हैं बहुत जबरदस्त। आज भी वो बात कर रहे थे और छोटी छोटी बच्चियां भी दिखा रहे थे जो कि चिराग सेल कर रही थी और कुछ पुलिस वाले थे जो उनसे वो ले रहे थे। तो हमें हमारे जो एक माइंड में एक चीज बनी हुई है इंडिया पाकिस्तान के कि पुलिस वाले हमेशा तंगी करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में और हर जगह होते हैं। तो जी हम चलते हैं शुक्ला साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार। भारत से आप सभी को नमस्कार और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरजू जी, खासकर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत और मैं, शुक्रिया सर। आपने कहा कि इस त्योहार से सारी बुराइयां मिटें, अच्छाइयां बढ़ें, एक दूसरे के करीब आए सभी लोग, और ये कोरोना जैसी बीमारियों से निजात मिले, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। जी। बिल्कुल सर, और आई होप कि उतना ही फ्यूचर रोशन हो पाकिस्तान और भारत का जितना आज जगमगा रहा है पूरा भारत तरागों से और लाइटनिंग से। जो लोग लगा रहे हैं पिक्चर्स बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और वाकई में लग रहा है कि हाँ कोई फेस्टिवल हो रहा है। तो सर सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आज आपकी वीडियो मैंने देखी तो आप बिकॉज यू आर सोशल वर्कर एज वेल, तो क्या लगता है आपको ये छोटे छोटे बच्चे तो हमारे यहाँ भी बहुत इस तरह से होते हैं जो कि वैसे तो मना है लेकिन क्या करें, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है ह्यूज किस्म की है दोनों कंट्रीज में कि पेरेंट्स को मजबूरन इन छोटे बच्चों को भी काम के लिए बिठाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज कैसे मैनेज हो सकती है, किस तरह से हैंडल की जा सकती है कि ये बच्चे जो है वो स्कूल भी जाएं? देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है कि जैसा आपने बोला, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, और भारत और पाकिस्तान दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेफिनेटली भारत का कहीं ना कहीं इसमें एक एज है। इंडिया जरूर अ, बेहतर पोजीशन में है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से बच्चे जो होते हैं वो अक्सर माँ बाप का हाथ बटाने के उससे काम करते हैं। दोनों ही देशों में, अक्सर बहुत सारे देशों में ऐसा सवाल ये उठता है कि इनको स्कूल भेजा जाना चाहिए कि नहीं भेजा जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पढ़ने लिखने भेजा जाना चाहिए। इनके लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए, जो इवनिंग स्कूल्स वगैरह होते हैं, इस तरह के हम चला सकते हैं, जो कि चलाए जाने चाहिए। और देखिए, इस पर कोई सा भी देश हो, मेरा निवेदन एक है कि कोई भी व्यक्ति सरकारों के भरोसे ना बैठे कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं आपके लिए। आपको खुद से करना होगा। आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, आपको खुद से करना होगा। दूसरी बात, हम जब ये बोलते हैं कि एजुकेशन, तो एजुकेशन का मतलब बेसिक एजुकेशन होती है, जो मॉरल वैल्यूज होती है। अगर एजुकेशन लेने के बाद भी हमने अत्याचार ही करना है, तो फिर ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। अगर एजुकेशन लेने के बाद भी हम ये देख रहे हैं इधर उधर की, अगर पुलिस वाला नहीं है तो हम रेड लाइट जंप कर जाए, तो वो कोई एजुकेशन के मायने नहीं है, बेकार है वो एजुकेशन।
इसलिए moral education is more important than your curriculum education, than your subjective education. तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि जिन बच्चों को एक नैरेटिव के तहत एक वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक नैरेटिव बनाया कि बच्चों से आप मज़दूरी करा रहे हैं, आप ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, दुनिया भर की इन्होंने बात करी। अब देखिए हो क्या रहा है, बचपन से एक बच्चे को कारीगर बनाया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जा रही है। इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट एशियन कंट्रीज़ पर ही पड़ा ही और पड़ने वाला आगे भविष्य में भी है। तो ये थोड़ा-सा हमें सोचना पड़ेगा, क्या हम इसको चाइल्ड लेबर में ले आए या फिर हम इसको ट्रेनिंग का एक पार्ट माने। जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता था, तमाम सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, बहुत सारी कलाएँ होती थी, 16 कलाएँ, 32 कलाएँ, वो सब सिखाई जाती थी। तो क्या ये इसको इस तरीके से देखना चाहिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड हमको दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आप इसको चाइल्ड लेबर के तौर पर देखें, उनका शोषण हो रहा है इस तरह से देखें, या फिर हम इसको ट्रेनिंग मानकर देखें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने आप से पूछना चाहिए, खासकर साउथ एशियन कंट्रीज़ को अपने आप से पूछना होगा। सर बिल्कुल, पाकिस्तान में भी इस तरह है कि जो कारपेट बनाए जाते हैं ना, वहां पर बच्चे बहुत हैं। और उनको उनके लिए ये कहा जाता है कि अगर ये छोटे बच्चे जो है, अगर ये शुरू से नहीं सीखेंगे तो इनका हाथ नहीं बैठेगा या इनको ये काम नहीं आएगा कारपेट बनाने का। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो बिल्कुल जैसे आपने बात की स्किल्स की बात, तो हमने हर किसी को डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह से तो नहीं बनाना। हम जॉब्स कहाँ से लाएंगे? तो आपको लगता है कि कोई ऐसे भी स्कूल्स होने चाहिए जो सिर्फ स्किल्स से सिखाते हुए बच्चों को? वो तो ठीक है, बेसिक आप उनको पढ़ाएं क्लास 5 तक, क्लास 10 तक, लेकिन उसको स्किल्स में डालें, बजाय इसके कि सब जो है वो एक ऑफिस जॉब के लिए आप तैयार करें, क्योंकि ऑफिस तो इतने हैं रहे नहीं है। अब आपको मालूम है आजकल ही जो है आधी से ज्यादा जो लोग हैं उनको जॉब्स का प्रॉब्लम है। तो आगे जाके ये और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो स्किल्स के ऊपर डाला जाए बच्चों को। डेफिनेटली देखिए, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी जिस तरह से काम चल रहा है, भारत में, पाकिस्तान में जिस तरह से काम चल रहा है, वो मेरे ख्याल से काफ़ी ठीक था, लेकिन उसको जिस तरह से डिस्टर्ब किया गया, कई सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई इस चक्कर में। अब देखिए पहले छोटे-छोटे बच्चे घरों में काम किया करते थे, कहाँ से टॉफ़ी को पैक करने से शुरू हुआ, अब तो हालाँकि ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, लेकिन ऐसे भी काम हुआ करते थे। स्किल्स जो है वो उसकी डेवलप जो हो रही है, उसको डेवलप होने देना चाहिए। एजुकेशन का काम उसमें सिर्फ़ इतना होना चाहिए कि वो बच्चा, जैसे आपने बोला कि कोई कालीन बना रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे कंप्यूटर चलाना उसको आना चाहिए, ताकि वो कंप्यूटर चला के देख पाए कि वो अपनी कालीन को अमेरिका में बेच सकता है, यूरोप में बेच सकता है। उसके उसकी स्किल एजुकेशन कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसकी स्किल को खत्म कर दे। एजुकेशन वो होनी चाहिए जो उसकी स्किल्स को एनहांस करे, उसमें और बढ़ोतरी करे। तो वो बढ़ोतरी कैसे हो सकती है कि स्किल्स तो हैं, एजुकेशन उसको साथ में ये भी उसको मार्केट बताए, वो पढ़ा लिखा होगा तो कंप्यूटर चला पाएगा, तमाम सारी जगहों पर अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर पाएगा, अपने जो भी बना रहा है, कालीन बना रहा है, XYZ कुछ भी बना रहा है, उससे वो उसकी ज़िंदगी और बेहतर होगी। तो एजुकेशन का पर्पज़ तो ये है ना, ज़िंदगी को बेहतर करना, ना कि और मुश्किल कर देना और कॉम्प्लेक्स कर देना कि ₹5 का एक सर्टिफिकेट प्रिंट आउट मिल गया आपको आधी ज़िंदगी पढ़ने के बाद, लेकिन आता कुछ नहीं है। इंजीनियर कहने को बन गए लेकिन आता कुछ नहीं है। तो फिर ऐसी एजुकेशन से क्या फ़ायदा? तो एजुकेशन along with skills is more very important. सर इसी तरीके से मैंने देखा कि मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन अब मशीन्स बहुत ज्यादा आ गई हैं हर चीज में। और इसी तरह से जो ऑफिसेज हैं, स्पेशली इंडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा है कि एक 5 लोगों का काम जो है वो एक को दे दिया जाता है, ठीक है, और उनसे कहा जाता है आपने ये भी हैंडल करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और वो 4 वैकेंसीज जो हैं वो एक तरह से जो ओनर होता है कंपनी का, वो कम कर देते हैं। वो एक सैलरी में 5 लोगों का काम हो रहा है। तो लोगों की जो जरूरत है वो कम रह गई है, मशीन्स आ गई हैं, या फिर एक ही से 5 लोगों का काम लिया जा रहा है, चाहे वो उसका कोई भी रीजन है कि जी हमारी इकोनॉमी खराब हो गई है, हमें ये हो गया वो हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद सर पॉपुलेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई खास काम होते हुए, कोई बात होते हुए हम नहीं सुनते। इंडिया में क्या क्या है, आप क्या समझते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है? देखिए, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है। अगर आप हम्म। लेबर को एम्प्लॉय करते हैं तो काम स्लो होता है, क्योंकि व्यक्ति बीमार भी पड़ता है, उसको छुट्टी भी चाहिए होती है, वो बोर भी हो जाता है। लगातार एक जैसी एफिशिएंसी नहीं होती। लेकिन अगर आप मशीन को एम्प्लॉय करेंगे, तो एक जेसीबी को अगर आपने खुदाई के लिए एम्प्लॉय किया, तो जो उसकी एफिशिएंसी सुबह 6 बजे है, वो उसकी एफिशिएंसी शाम के 6 बजे भी होगी। जबकि लेबर के साथ ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो थकेगा, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, डाउन होगी धीरे-धीरे। तो ये एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है कि मशीन एम्प्लॉय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पर मेरा एक मानना है
आप बेशक मशीन से एम्प्लॉय कीजिए, लेकिन वहां कीजिए जहां वाकई जरूरत, जहां अगर मैनुअल लेबर से या लेबर से काम हो सकता है, जहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, वहां प्रयास ये करना चाहिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए रादर देन मशीन से फास्ट काम करने के। क्योंकि हर जगह तो जरूरी नहीं कि बहुत फास्ट काम करना हो। मैंने माना कि कोई नेशनल इशू, नेशनल इंटरेस्ट की कोई नहर हो सकती है, उसको जल्दी बनाना है, तो वहां तो आपको जेसीबी मशीन और ये सारा लगाकर आप उसको जल्दी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जगह जहां आपको इतने फास्ट की जरूरत नहीं होती और आपके लेबर से आराम से मैनेज हो सकता है, तो वहां लेबर से कराना चाहिए, ताकि रोजगार भी लोगों को मिलता रहे। अगर एकदम से सारी मशीनें आ जाएंगी तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जो हुए भी हैं पीछे, हमने देखा है। और जैसा आपने बताया कि वर्क प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आप भी जर्नलिस्ट हैं, और हम लोग देखते हैं चैनल्स में भी, देख लीजिए आजकल प्रेशर इतना ज्यादा हो गया, और मालिक भी इसको ज्यादा प्रमोट करते हैं उस आदमी को जो 4 लोगों का काम कर ले। इस 4 लोगों का काम करने में जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, अच्छी बातें कीजिए, आप बहुत प्रेशर भी ले रहे हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी खो बैठे, आप अपनी जिंदगी ही खो बैठे, तो ऐसे पैसे का भी क्या मतलब कि आप सोच रहे हो मुझे दुगनी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन दुगनी तनख्वाह में आप 4 लोगों का 4 गुने का काम भी तो कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी तो खो ही बैठे, आपके पास परिवार के लिए समय नहीं है। ऐसी जिंदगी का भी क्या मायने जिसमें सिर्फ पैसे हो। एक दिन ऐसा आएगा जब ये पैसा भी आपके काम नहीं आएगा, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो बेहतर होगा आदमी वर्क लाइफ बैलेंस को बनाकर चले। पैसा जरूरी है, सिर्फ उतना जितना आपकी जिंदगी चलाने के लिए आवश्यकता है। बाकी इस पैसे से कोई बहुत ज्यादा उधार नहीं होने वाला, तो पैसे के पीछे ज्यादा मत भागे, क्वालिटी ऑफ लाइफ के पीछे ज्यादा जाइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों में संस्कार दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि पैसे बढ़ा देते, पैसे वही है, सैलरी सेम है, सिर्फ काम डबल कर देते हैं। तो आई डोंट नो कि इंडिया में अगर पैसे भी बढ़ा देते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत देखने में आया है कि सैलरी डबल नहीं होती, सैलरी उतनी ही रहती है, सिर्फ काम डबल कर रहे हैं। तो एक चीज और सर, अब जैसे मशीन की आपने बात की, सर मशीन को भी कुछ ब्रेक देना पड़ता है अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करें, तो आपको बीच में गाड़ी को तो रोकना पड़ेगा कि जी मैं इसमें पानी डाल लूं या इसको थोड़ा ठंडा होने दूं। ऐसा नहीं है कि मशीन को आप चलाते चले जाएं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो खैर एक रिलीजन का एक शोर मच जाता है अगर हम कहें कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, ये होना चाहिए। हमारे बहुत ज्यादा वो मुल्ला माफिया हुआ था ना पाकिस्तान में, तो वो एकदम से निकल कर आ जाती है कि जी ये क्या कह दिया, ये तो जहन्नुमी है, इसको तो ये, इसको तो वो। लेकिन इंडिया में इस तरह की चीज तो आई होप कि नहीं होगी, मुल्ला माफिया। मगर पॉपुलेशन पे आपके यहाँ कोई काम होता है, कोई हो रहा है? देखिए पॉपुलेशन पर जो अब इसमें फिर वही वाली बात आ जाती है, थोड़ा सा रिलीजियस एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है। एक पार्ट है हिंदूज का, एक पार्ट है मुस्लिम्स का। मुस्लिम्स का भी जो पार्ट है उसमें मेजोरिटी जो है वो ये चाहते हैं कि हाँ भाई पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। हिंदूज तो बिल्कुल मुखर हो चुके हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, सरकार को कानून बनाना चाहिए। हम लोग इस पर आ गए कि कानून बनना चाहिए कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि अब देखिए जमीन उतनी ही है, पैदावार उतनी ही है, हमारे पास पानी उतना ही है, नदियां उतनी है, रिसोर्सेज उतने ही हैं। तो ये रिसोर्सेज जब उतने ही हैं तो आखिर हम ये लाएंगे कहाँ से? बाकी रिसोर्सेज बाकी लोगों के लिए कहाँ से आएगा? पानी कहाँ से आएगा पीने, उनके लिए अन्न कहाँ से आएगा, खाने के लिए रोटी कहाँ से? इसके लिए बहुत जरूरी है सरकार इस पर कानून बनाए, लोग बोल रहे हैं। लेकिन कुछ एक परसेंटेज जैसे जो एक मुल्ला मौलवी टाइप के लोग होते हैं, वो उनका ये कहना है कि बोले नहीं भाई इससे तो हमारा आप हमारे जो है इसमें दखल हो जाएगा हमारे धर्म में। अब इसका धर्म से मेरे ख्याल से ज्यादा ताल्लुक होना नहीं चाहिए, बिकॉज देखिए अगर आप रहेंगे, खाने को आपके पास होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपस में भाइयों में ही तलवारें चलेंगी एक रोटी के लिए। और मैं जाता हूँ, भूख एक ऐसी चीज है जिसने, हमने पूर्व में भी देखा, सोमालिया में भी देखा, तमाम जगह देखा, हत्याएं भी हुई हैं सिर्फ भूख की वजह से हुई है। तो इस वक्त हमारे लिए भूख और पानी, इससे लड़ना बहुत आवश्यक है। और जो जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, इससे बचना पड़ेगा। आप देखिए हमसे कई गुना आगे चीन है। चीन ने कितने पहले, आप भी चीन को डेवलप मानते हैं, भारत भी मानता है हाँ भाई हमसे आगे, डेफिनेटली बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत आगे, और हमसे इस मामले में तो बहुत आगे। 20-25 साल पहले उन्होंने वन कपल वन चाइल्ड की पॉलिसी ला दी, दो भी नहीं, हमारे तो अभी 2 पर ही अटके हैं। वो तो वन कपल वन चाइल्ड पे लाकर अब उसको रिलीज कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब उन्होंने कंट्रोल कर लिया नाउ। हम सोचना पड़ेगा, जो जमीन हमारे पास में है, जो घर हमारे पास में कम पड़ रहे हैं, जो नदियां हमारे पास में उनमें लिमिटेड पानी है, वो पानी भी एक दिन खत्म हो जाएगा। कहाँ से आप पानी लाएंगे? कितने आप फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे जो आप समुद्र से पानी लाकर उसको पीने लायक बना पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ना आपके पास में गेहूं होगा, ना चावल होगा, ना भेड़ बकरियां होंगी, ना मुर्गियां होंगी खाने के लिए। क्या खाएंगे? जिएंगे कैसे? पॉपुलेशन तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, अपने बच्चों को तो काट के खाएंगे नहीं।
इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल तो राजी नहीं गैर राजी देखिए सबको करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल। और हम बांग्लादेश में देख रहे हैं इस समय क्या हालात है, तो शायद हमें बांग्लादेश से हमें सुधार ले लेना चाहिए, उनसे हमें सबक ले लेना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर एरिया वाइज देखें तो विश्व का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड अगर कोई कंट्री तो वो बांग्लादेश है, और वहाँ क्या स्थिति है हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और जहां तक चाइना की बात है तो पाकिस्तान तो आजकल आप जानते हैं कि हाँ वो तो हमारा माई बाप है, मतलब हमने तो वो कुछ भी कहे तो हम मान जाते हैं। आई होप कि हम इस चीज में भी थोड़ा सा चाइना को फॉलो कर लें, कम से कम इस चीज में फॉलो कर लें कि वो जो उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी रखी थी वो इस वक्त पाकिस्तान में और भारत में जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो वो तो वही है कि हमारे हमारे मौलवी तो कहते हैं कि देखिए रिसोर्सेज बढ़ाए। तो रिसोर्सेज कैसे बढ़ाए? जमीन तो उतनी ही है, पानी तो उतना ही है, जैसे आप बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल मौलाना साहब को कौन समझाए। लेकिन सर आप लोगों ने एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए जो कि काफी साल के बाद, उसका थोड़ा हमें बताइए ताकि हम भी कुछ सीख सकें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के नाम से सरकार ने इस बार लेकर आई, हालांकि बहुत लेट हो गया, हमको इसको करीब तकरीबन 30 साल पहले लाना चाहिए था। बहरहाल 30 साल बाद ही सही, जब आंख खुले कहते तभी सवेरा। तो 30 साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसमें एजुकेशन को अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है। फिफ्थ तक एक अलग पार्ट में बांट दिया गया, फिफ्थ से एट तक अलग में बांट दिया गया, एट के बाद में एक हायर एजुकेशन अलग कर दिया गया। और इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया वो जोर दिया गया है कि हम किस प्रकार से एजुकेशन के साथ में स्किल डेवलपमेंट को साथ में जोड़े, प्रोजेक्ट्स को साथ में जोड़े, बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिले। पूरा ध्यान सरकार का, भारत सरकार का इस बात पर है, इंडिया की गवर्नमेंट का इस बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज हो, काम करना कैसे है। अब सोचिए एट्थ में कोडिंग का सब्जेक्ट लिया, मैंने कंप्यूटर साइंस में कोडिंग करेगा बच्चा, एट्थ का बच्चा कोडिंग करेगा, उसका एग्जाम होगा। तो आने वाले भविष्य जब 12वीं में निकलेगा तो 4 साल तो ऑलरेडी उसको कोडिंग कर आया। जो अभी हमारे पास में जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जब इंजीनियरिंग में जाता था, फर्स्ट ईयर के बाद से उसकी कोडिंग शुरू होती थी। आज वो एट्थ में वो काम को कर रहा है, जो वो ट्वेल्थ के बाद 1 साल और लगाने के बाद तब करता था। तो ये एक बहुत फर्क है। देखिए कंपटीशन तो है, और वर्ल्ड ओवर कंपटीशन है, उसी के लिए भारत इंडिया भी तैयार हो रहा, उसी के लिए बाकी देश भी तैयार हो तो बहुत अच्छा है। अगर पाकिस्तान भी तैयार होगा अच्छी बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसमें लैग करेगा तो डेफिनेटली जिस तरह से चाइना आगे निकला, भारत तो ऑलरेडी आगे, तो और आगे निकल जाएगा। और ऐसा नहीं है, देखिए अगर कोई रुकने का किसी का काम नहीं है, हम नहीं करेंगे, बाकी देश कर रहे हैं। अब तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, उसके हिसाब से हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको तैयार होना ही पड़ेगा, हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो सर इसी इसी से रिलेटेड एक चीज एनवायरनमेंट जो है उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना होता है, और हम बहुत कोशिश करते हैं, हमारे शोज में भी हम बात करते रहते हैं। तो एक टाइम पे हमने देखा था कि जो बहुत मशहूर वहां पे ताजमहल है उसकी भी जो बाहर से कहा जा रहा था कि दीवारें खराब हो गई है और वॉल्स पे जो है वो पता नहीं सात फैक्ट्रीज है आगे या क्या है, तो उसकी वजह से उसका कलर खराब हो गया है। और जैसे दिल्ली की बात होती है, अक्सर दिल्ली के एनवायरनमेंट की बात होती है, तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं और क्यों कंट्रोल में नहीं आई? हर साल हम यही देखते हैं कि बहुत ज्यादा दिल्ली स्पेशली, क्योंकि उसकी ज्यादा न्यूज आती है और जगह भी होंगी आई एम श्योर। तो ये क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा और इसका रीजन क्या है बेसिकली? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक ताजमहल की बात है, आज से तकरीबन 20 साल पहले का ये किस्सा है, जब ताजमहल का जो बाहरी दीवार है संगमरमर से पूरा बना हुआ है, तो वो काली पड़ने लगी थी। और उसको ज्यादा केमिकल से बार बार आप घिस घिस कर कब तक घिसेंगे, एक समय वो खत्म हो जाएगा। ये एक मुद्दा उठा था। लेकिन भारत के अंदर पॉल्यूशन को लेके आज से नहीं, शुरू से ही एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। तो आगरा के अंदर जितनी भी जो फैक्ट्रीज थी, इलीगल फैक्ट्रीज थी, घरों में चल रही थी, जिनसे धुआं ज्यादा हो रहा था, वो डीजल से और तमाम तरह से चल रही थी, उनको तत्काल बंद किया गया, उन्हें शिफ्ट किया गया। पहले उनको वहां से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, फिर उसके बाद में बैनिंग हुई, जगह दी गई, सब कुछ किया गया। और आज भारत के अंदर जो कानून है वो ये है कि यदि आपको एक पेड़ काटना है तो आपको 11 पेड़ लगा कर देने होंगे बड़े होने तक। ये सुप्रीम कोर्ट आपको देता है। दूसरा, इसके अलावा अब जो अभी विश्व में कहीं भी नहीं हुआ, हमारे ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, 5 एकड़ चौड़ा और तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबा वो ग्रीन कॉरिडोर है, जो मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको डिजाइन किया है और उस पर काम शुरू हो गया, वो प्लांटेशन हो रहा है। तो आप देखिए किस कदर जंगल बनेगा, 5 एकड़ और 1000 किलोमीटर लंबा, 1500 किलोमीटर लंबा जो बनेगा, उससे ऑक्सीजन भी बहुत मिलेगी, एनवायरनमेंट भी बहुत क्लीन होगा। देखिए कहीं ना कहीं तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम, एक व्यक्ति यदि कार में जा रहा है तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि मैं टू व्हीलर से भी जा सकता हूँ या मैं कार पूल कर सकता हूँ।
तो मेहरबानी करके पूरे विश्व के लिए प्रॉब्लम है, भारत के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम। और जब आप देखते हैं पॉल्यूशन हो रहा है, आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप उस पॉल्यूशन को रोक सकते हैं तो उसको रोकने का प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि इसमें 2 पैसे लग जाएंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां कम से कम सांस ले पाएंगी, वरना आने वाली पीढ़ियां सांस नहीं ले पाएंगी। और कोशिश कीजिए कम से कम कार और एसी का कम से कम इस्तेमाल करने का, क्योंकि अल्टीमेटली एसी आपको अंदर तो ठंडक दे रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट को उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये कोई भारत और पाकिस्तान की बात नहीं है। अगर भारत में भी पोल्यूशन होगा तो पाकिस्तान पहुंचेगा, पाकिस्तान में होगा तो भारत आएगा, चाइना में होगा तो भारत आएगा। तो उससे पहले तो हमको खुद को सुधारना है, उसके बाद जाके चाइना वाले को भी समझाना है कि भैया ये जो आप कर रहे हो, जरा मेहरबानी करो, हम पर दया करो, क्योंकि करोगे तो हम भरेंगे हम, और अभी तक हम यही करते हैं। बड़े देशों ने जो पॉल्यूशन किया है उसकी तोहमत हम पर लगाई जा रही है। अमेरिका ने तो एक बार ये भी कह दिया कि हिंदुस्तानी ज्यादा खाना खाते हैं, इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो मैं तो हैरान हूँ कि हिंदुस्तानी इतना कितना खाना खा लेते हैं, भारतीय इतना कितना खाना खा लेते हैं कि उससे पोल्यूशन फैल गया। मतलब इस कदर ऐसे आरोप भी लगते हैं। इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है और हम लोग पूरी ताकत के साथ अपनी बात को नहीं कहते वेस्टर्न वर्ल्ड। तो हमें पूरी ताकत के साथ कहना चाहिए। और साउथ एशियन कंट्रीज को अब बहुत आवश्यकता है कि वो एक्टिविस्ट बने इन्वायरमेंट के लिए। बिल्कुल सर, ये तो बहुत जरूरी है कि उनके एनवायरनमेंट पे काम जो है पाकिस्तान में भी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक हमें लोगों को सिविक सेंस भी देनी पड़ेगी। लोग जो है हमारे यहाँ चलती गाड़ी से अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये नहीं कि कोई छोटी मोटी गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में से हाथ निकालेंगे, बाहर पेन फेंक देंगे, चिप्स के पैकेट फेंक देंगे, खा लिया वो कर लिया। तो ये चीज वहां पर भी है। और एक सर बहुत ज्यादा जो है ना मैं वो, आपको मैं आपको जब यही आप रोक जहाँ पे, जी, मैं आपको माफी चाहता हूँ, मैं आपको यही रोकूंगा। नहीं ये नहीं, भारत में भी है, ये इंडिया में भी है, लेकिन सबसे मजे की बात ये है कि यही हिंदुस्तानी और यही पाकिस्तानी जब अमेरिका जाते हैं तो बड़े शरीफ हो जाते हैं, वहां ऐसा नहीं करते। तो मतलब ये अपने ही देश को डस्टबिन समझते हैं क्या? यही बात है सर। जब वहां जाते हैं, दुबई में भी इवन अगर चले जाए तो वहां इतना लंबा फाइन लगता है। तो मुझे लगता है कि ये हम पाकिस्तान इंडिया जो है दोनों में लोग सिर्फ फाइन से ही डरते हैं और किसी चीज से नहीं। तो एक चीज और सर, जब हम सिग्नल पे गाड़ी रोकते हैं तो छोटे बच्चे आके और गाड़ी साफ कर रहे हैं, और कभी स्क्रीन पे विंड स्क्रीन पे जो है वो पानी डाल रहे हैं ना। पहले तो खैर सिर्फ पानी डाला करते थे, पाकिस्तान में अब एक नया ट्रेंड शुरू किया, वो सर्फ डाल देते हैं। तो वो अगर आप ना भी चाहे ना, तो आपको कहना पड़ेगा कि इसको साफ कर दो। तो ये इस तरह के भी बहुत ज्यादा बच्चे जो है जो भीख मांग रहे हैं, जो इस तरह से गाड़ी के आगे आ रहे हैं, बस कभी गाड़ी साफ करने का कह के, कभी क्योंकि हमारे अक्सर मना किया जाता है कि जी आप भीख नहीं मांग सकते, पकड़ के पुलिस ले जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ दिनों में ये काम चल रहा होता है, तो वो फिर कुछ पेन और बुक्स लेकर आ जाते हैं कि जी हम ये बुक बेच रहे हैं या पेन बेच रहे हैं, मगर बेसिकली वो भीख मांग रहे होते हैं। तो इस चीज के ऊपर भारत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो हमें नजर आते हैं सड़कों पर। मतलब अगर हम टीवी पे देखें, कोई ड्रामा देखें, कोई देखें, तो इन इन बच्चों के ऊपर भी कोई रोक टोक की जाती है किसी किस्म का? कोई आपके यहाँ कोई पुलिस वगैरह पकड़ती है, मना करती है? क्योंकि ये भी एक माफिया है। ये पाकिस्तान में तो एक माफिया है जो उनको वहां छोड़ जाते हैं और फिर शाम में उन बच्चों को ले जाते हैं, पीछे कोई होता है उनके। तो वहां पे किस तरह का है? देखिए, कानून यहाँ पर भी है, पुलिस यहाँ पर भी हम्म, पकड़ती है। अगर आप कंप्लेंट करेंगे पुलिस हम्म, पकड़ेगी, पर देखिए पुलिस से पकड़वाना हम्म, ये एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये माफिया जो आपने बोला ना, ये इतना बड़ा है कि आप इस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी भी। ये कभी भी सॉल्यूशन, इसका सिर्फ एक हम्म, सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है कि जो संस्थाएं, आप एनजीओ बनाइए, लोग जो सोशल सर्विस में है, सोशल कॉज के काम कर रहे हैं, वो लोग इन बच्चों को लेकर आए, इनको पढ़ाएं, उनको जो करना है करते हैं। हम उन्हें पेन बेचने से नहीं रोकना, आप बेचिए, खूब आराम से बेचिए, बच्चा अपने आप बंद कर देगा 4 दिन में, जब उसको पढ़ने को भी मिलेगा और खाने को भी मिलेगा। खाने की लालच से पढ़ने आएगा ना, तो पढ़ेगा तो सही। और जब बच्चा पढ़ेगा तो इससे तो बेहतर काम करेगा, उसको एक चीज समझ में आ जाएगी, इस पेन बेचने से तो बेहतर मैं कुछ भी कर लूंगा। अगर मुझे दो और दो चार करना भी आ गया, अगर मुझे हिसाब लगाना भी आ गया, तो मैं किसी कैश काउंटर पे भी बैठ जाऊंगा, तो मेरे को इससे तो रिस्पेक्टेबल जॉब मिलेगा, और मुझे एक तनख्वाह मिलेगी, मेरी एक रिस्पेक्ट होगी समाज के अंदर, और मैं उस रिस्पेक्ट के साथ जी पाऊंगा। हमें सिर्फ उनको थोड़ा सा एजुकेट करने की आवश्यकता है, जरा सा एजुकेशन देनी है। और वो सरकारों के भरोसे बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं फिर से कहूंगा, कोई सरकार नहीं कर सकती। हमको खुद को बाहर आना होगा, अपना समय देना होगा अपने समाज को, और उनको एजुकेट करके एक अच्छा बेहतर सिटीजन बनाना होगा। क्योंकि जो ये आज जो पेन बेच रहे हैं, कल बड़े होके इनको नशे की भी लत लगेगी, इन्हीं लोगों को लगती, किसी और को नहीं। जब ये नशे की लत लगेगी तो फिर ये चाकू भी मारेंगे, फिर हम कहते हैं सोसाइटी में क्रिमिनल बहुत हो गए, क्राइम बहुत बढ़ गया। कहाँ से आए?
कोई एलियंस तो ड्रॉप नहीं कर गए ना कि मार्स से क्रिमिनल छोड़ के चले गए आपके पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। हमारे समाज नहीं बनाया, और हम धीरे धीरे क्रिएट करते हैं। जब हमको ये लग रहा होता नहीं, नहीं तो अच्छा है यार, मत पढ़ने दो, ये नौकर हमारे काम आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं पढ़ने देने से नौकर काम नहीं आएंगे। वो हो सकता है उसमें से, हो सकता है 90% आपके नौकर काम आ जाए, 10% क्रिमिनल बनेंगे, तब क्या करेंगे आप? फिर वो 10% अगर आपके ही बच्चे को अगर चाकू मार देंगे तब कैसा लगेगा? सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, अच्छा सोचे दूसरों के लिए भी, दूसरों के बच्चों के लिए, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, किसी और के नहीं। सभी बच्चे इस पूरी दुनिया में जो है हमारे ही बच्चे। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उनको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। सरकारों के भरोसे अगर हम बैठेंगे तो सरकार तो हमको पानी भी नहीं दे पाती, तो बाकी चीजें क्या देगी। बिल्कुल ठीक। सर, आप मीडिया को कैसे देखते हैं? जो जैसे अगर पाकिस्तानी मीडिया अगर वो गवर्नमेंट का साथ दे, तो ये कहा जाएगा कि जी गवर्नमेंट से ये शायद कोई लिफाफा लेते हैं, कोई पैसे लेते हैं, इससे शायद इसलिए गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। और अगर अपोजिशन का साथ देंगे तो कहेंगे अच्छा अपोजिशन से कुछ पैसे लेते होंगे। हमारे यहाँ तो ये चलता है। हमने इस तरीके से डिवाइड कर रखा है पूरे पूरे मीडिया को, हर जर्नलिस्ट को। जो जिस साइड पे अगर बात करेगा, अगर गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करेंगे तो हम अपोजिशन से पैसे ले रहे हैं, और अगर हम अपोजिशन पे कर रहे हैं तो जरूर हमें जो है वो इधर से या तो हमारी फौज दे रही है, या फिर हमें जो है गवर्नमेंट दे रही है। ये चीज इंडिया में देखा कि अगर गवर्नमेंट के फेवर में बात करेंगे तो जरूर बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, और अगर नहीं है तो फिर ये पाकिस्तानी मीडिया है। ये चीज हमारे यहाँ से ये नहीं होता कि हम किसी को हिंदुस्तानी मीडिया कभी नहीं कहते, लेकिन आपके यहाँ होता है कि एनडीटीवी है या कुछ और चैनल, हमको कहा जाएगा जी पाकिस्तानी चैनल है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस तरीके से डिवाइड क्यों किया जाता है मीडिया को? और मीडिया अपना काम ठीक कर रहा है? श्योर कि आप सेटिस्फाइड हैं अपने काम से कि मीडिया जो है वो अपनी जो ड्यूटी है मीडिया की वो सही से कर रहा है, या आप समझते हैं वाकई में इधर उधर डिवाइड हुआ होता है? मैं आपकी बात का सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। भारत में भी यही है कि अगर कोई देश की बात करेगा तो उसे कह देंगे बीजेपी वाला है, आरएसएस वाला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपने ये मान लिया कि बीजेपी और आरएसएस वाला ही देश की बात कर सकता है? अगर मैं अपनी कंट्री, नेशन फर्स्ट, अगर मैं अपने देश को पहले रखूं, हाँ। मतलब मैं आरएसएस बीजेपी वाला हो जाता, ये अपने आप बड़ा हास्यास्पद है। अब एक एक डिवाइड और बन गया है कि भाई एंटी नेशनल और नेशनल, नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट। सो द पॉइंट इज, आज ये जो स्थिति आई, आज ये जो डिवाइड आया है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम खुद जर्नलिस्ट, हम खुद, हमारी जमात है, कोई दूसरा नहीं है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? आखिर ये नौबत उन लोगों की वजह से आई जिन्होंने वाकई में पैसे लेकर एजेंडे चलाए, जिन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड से पैसे लिए, जिनके पास में, मैं तो नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, जिनके पास में जो एनजीओ चला रहे थे, और 300-300 करोड़ की सिंगल एंट्री उनके पास में। आपके देश में भी ऐसे जर्नलिस्ट होंगे, 300-300 करोड़ रुपए आपके पास में आ रहे हैं। आप जरा बताइए किस बात के लिए आ रहे हैं? वो सिर्फ इसी बात के लिए आ रहे हैं कि वो आपके देश को तोड़ना चाहते हैं। और हमेशा, आप एक बात बताइए, कुछ एक चैनल हमेशा नेगेटिव ही रोते ही रहेंगे, देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, सब कुछ बुरा हो रहा है। क्या ऐसा संभव है? दूसरी तरफ वो चैनल भी होंगे जो कहेंगे सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर दिन होता है तो रात भी होती है, रात होती है तो दिन भी होता है। अच्छा और बुरा दोनों एक सरकार दोनों काम करती है। प्रयास हर सरकार का यही होता होगा कि वो अच्छा करे। हो सकता है असेसमेंट में कहीं कमी रह जाए, कहीं मेहनत में कमी रह जाए, तो वो अच्छा ना हो पाए। जिस प्रकार से बच्चा, पढ़ते तो सभी है, कोई फेल होना नहीं चाहता बच्चा क्लास में, लेकिन बच्चा फेल हो जाता है। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं, तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि बच्चा फेल हो गया। मैं टीचर से अक्सर ये बोलता हूँ, बच्चा फेल नहीं, बच्चा तो एक खाली पेन ड्राइव था, हमने आपको दिया था। बच्चा तो एक खाली हार्ड डिस्क था, हमने आपको दिया था। विंडोज लोड आपको करना था, लाइनेक्स लोड आपको करना था। अगर आज वो क्रैश हो रहा है, बच्चा अगर फेल हो रहा है, तो ये बच्चे का दोष नहीं, आपका है। फेल बच्चा नहीं, आप हुए हैं। इसी प्रकार से आज इस पूरे सिस्टम में अगर कोई फेल हुआ है तो वो जर्नलिस्ट फेल हुए, जर्नलिज्म फेल हुआ है। आखिर क्यों आप पर विश्वास नहीं जनता? इतने बड़े बड़े चैनल्स को अखबार में ऐड देना पड़ रहा है। फुल पेज का हमारे यहाँ ऐड आया था भारत में, अखबारों में आया था, और उन्होंने ये बोला कि आप यूट्यूब पर, जैसे मेरा चैनल चलता है, मैं लोगों को एनालिसिस देता हूं, तो आप इन लोगों के एनालिसिस मत मानिए, हमारा मानिए, हम सच बोलते हैं। चलिए, हम तो ये मानते हैं हमारी जीत इतनी है कि आपको कम से कम इस हद तक उतरना पड़ा कि आपको ये लोगों को कहना पड़ा कि हम सच बोलते हैं। ये नौबत आ गई आपकी कि आपको एडवर्टीजमेंट देकर, पैसों में एडवर्टीजमेंट छपवा कर ये कहना पड़ रहा है कि हम सच बोलते हैं, हमें देखो। हमने तो कहीं ऐड नहीं दिया, फिर भी 2-2 लाख लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमने तो कहीं ऐड नहीं दिया, फिर भी फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, कहीं भी हो, लाखों लोग आदमी जुड़ा हुआ। क्यों जुड़ा? क्योंकि हम सच्ची नहीं। आज भी मैंने भारत की, आज जैसा आपने देखा, भारत की न्यूज चलाई, 2 न्यूज चलाई। एक पुलिस बच्चों को धक्का दे रही है, वो चलाई। दूसरी पुलिस बच्चों से दिए खरीद रही है, वो चलाई। तो दोनों चेहरे हैं, हम दोनों दिखाते हैं। वो एक एजेंडे के तहत जब आप चलाओगे, कोई चला रहा होगा कि पुलिस ने मारा, वही चलाएगा। दूसरा पकड़ लेगा कि नहीं, पुलिस का चेहरा बहुत अच्छा, वही दिखाएगा।
So why are we not showing both the faces? Why are we not telling the entire, telling half truth is a lie? We should understand that आधा सच बताना भी झूठ होता है। तो जब तक हम पूरा सच नहीं बताएंगे जनता को, देखिए जनता के लिए आंखें जनता की कौन है? यही पत्रकारिता। ये सारे चैनल्स, हम और आप, अगर हम लोग पूरा सच नहीं बताएंगे तो ये सवाल उठेंगे और लोग फिर इस तरह से बात करेंगे। तो हमेशा जो भी चैनल हो, जो भी आप भी काम करते हैं, तमाम सारे और लोग काम करते हैं, जब तक पूरा सच नहीं बताएंगे ये सवाल उठते रहेंगे और हमेशा पत्रकार बदनाम होते रहेंगे। तो बेहतर होगा सभी पत्रकारों के लिए, मैं तो हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन सभी से करूंगा, पूरे विश्व के पत्रकारों से, आप प्लीज एजेंडों से बाहर आ जाइए। प्लीज आप पूरा सच बताइए, ये आधा अधूरा सच मत बताइए। अपने एंगल से चीजों को मत दिखाइए, जो चीज जैसी है वैसा दिखाइए। लेट द पीपल डिसाइड। आप उनको डिसीजन मेकर मत बन जाओ उनके, कि हम बताएंगे ये सही है ये गलत है। जब आप ऐसा करोगे तो फिर दलाल का ठप्पा भी ठोकेगा और सारी आपको बदनामी आपको झेलनी पड़ेगी। जहां तक सवाल है कि क्या मैं सेटिस्फाइड हूं, नहीं, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। जिस प्रकार से आज चैनल्स काम कर रहे हैं देश के अंदर, आज जो प्रिंट मीडिया काम कर रहा है, मैं बिल्कुल भी उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूं। इनफैक्ट उनसे 100 गुना बेहतर मैंने देखा, उनसे 100 गुना बेहतर कह रहा हूं, बहुत कम कह रहा हूं, शायद 1000 गुना बेहतर यूट्यूब चैनल्स कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं अपने देश में कर रहा हूं, और तमाम अमेरिका में, यूरोप में तमाम सारे जो यूट्यूब चैनल्स है, यूट्यूबर्स है, छोटे छोटे लोग हैं, वो इनसे 1000 गुना बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति है, इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी भी खराब हो रही है, और इन लोगों की क्रेडिबिलिटी खराब है, लोगों को दिख रहा है, और हमारे पास में सही न्यूज मिल रही है तो लोग यहाँ आते हैं। फिर इनको ये और ज्यादा एजेंडे चलाते हैं, और ज्यादा बदनाम होते हैं। अल्टीमेटली अ डे विल कम व्हेन पीपल विल स्टॉप बिलीविंग जर्नलिस्ट। अगर ये लोग वहां तक धकेल कर ले जाना चाहते हैं तो ये इनके इनके पास में इसका ऑप्शन है, बट मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम अब लोगों को एजेंडे छोड़ देना चाहिए और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। आपके चैनल्स पे तो वैसे बोलने भी नहीं देते, हमारे चैनल्स पे फिर भी होता है कि बात करने देते हैं, लेकिन आपके चैनल्स में सवाल तो करते हैं मगर जवाब नहीं सुनते। एक चीज और, सर आप क्या समझते हैं कि जो सोशल मीडिया है, उसको आप किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ा है, ये अच्छे के लिए यूज हो रहा है, और यू थिंक कि नहीं इसको मिस यूज किया जा रहा है, और बहुत से लोग बहुत सी फेक आईडीज बना के जो है वो कुछ भी बोलते हैं? हमारे यहाँ भी है इस तरह का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, और इंडिया से भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा फेक आईडीज आती हैं उन लोग, लेकिन कुछ इसमें हम उसको अच्छे में भी यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया को। देखिए, सबसे पहली बात तो एक चीज हमको समझना होगा, सोशल मीडिया मतलब एक प्राइवेट कंपनी है, ये हमको समझना पड़ेगा। अब दूसरी बात, सोशल मीडिया से अवेकनिंग आई कि नहीं? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अवेकनिंग आई। आज जो मोदी सरकार इंडिया के अंदर है, वो सोशल मीडिया की वजह से ही है। 2014 में, 2013 में जिस प्रकार से सोशल मीडिया का इस्तेमाल मोदी साहब ने किया था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया था, और एक बहुत ज़बरदस्त सोशल अवेकनिंग आई थी। और आज भी अन्ना आंदोलन के समय भी आप देख लीजिए, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। तो भारत के अंदर तो एक रेवोल्यूशन जो लाने का प्रयास किया, सोशल मीडिया ने लाया है रेवोल्यूशन। अब सवाल ये उठता है जो आपने बोला फेक आईडी। हाँ, डेफिनेटली हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, बहुत सारे पाकिस्तान से आईपीज होते हैं और वो तमाम सारे राम सिंह और इस तरह के नाम रख कर आते हैं और बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स होते हैं, ये चलता है। नाउ द पॉइंट इज, मैंने कहा ये प्राइवेट दुकान है, इन प्राइवेट दुकानों का सुपरविजन बहुत जरूरी है। पहली बात तो इनको ये बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि कोई भी आईडी दूसरे देश में जाती है तो उस पर लिख कर आना चाहिए कि दिस आईपी एड्रेस इज फ्रॉम पाकिस्तान। हिंदुस्तान का कोई आदमी पाकिस्तान में यदि कमेंट करता तो उसको ये पता होना चाहिए ये हिंदुस्तान से आया हुआ व्यक्ति है। दूसरी बात, जितने भी आपके सोशल आईडी के अकाउंट्स हैं, ये प्रॉपर्ली लिंक क्यों नहीं हो रहे, वेरीफाई क्यों नहीं हो रहे? बैंक से लिंक कीजिए, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड है, सिटीजन आईडी, उससे लिंक क्यों नहीं करते आप? ये सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये लेकिन ये जानबूझकर नहीं करते, क्योंकि जिस दिन ये लिंक करेंगे, अभी ये क्या बोलते हैं, हमारे पास में 30 बिलियन यूजर्स है। भैया 30 बिलियन यूजर तो तब होंगे ना, एक आदमी ने 50-50 तो अकाउंट बना रखे हैं। अब वो अगर ये कर देंगे कि इनको बैंक से या आपके आधार कार्ड से लिंक कर देंगे, तो इनके 30 बिलियन वाले जो है वो सीधे 1 बिलियन पे रह जाएगा। तो इनको जो ऐड मिलता है वो इस आधार पे मिलता है कॉर्पोरेट हाउसेस से कि भाई इनके पास ट्रैफिक बहुत है, तो वो ट्रैफिक ही खत्म हो जाएगा। तो ये अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी दुकान चलाने में इनको कोई मतलब नहीं है आपके देश में कल आग लगती है आज लग जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी दुकान चलानी है, अभी भी लगातार चला रहे हैं। और न सिर्फ इतना, आपने अमेरिका में देखा किस प्रकार से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट तक को ब्लॉक किया गया। वाई? क्या जरूरत है आपको ब्लॉक करने की? भाई वेरीफाइड आईडी है, वो कुछ भी लिख रहा है लिखने दीजिए, जनता को डिसाइड करने दीजिए। इनको जनता का या इनको रेगुलेटर किसने बना दिया, सवाल ये उठता है। एक छोटी सी दुकान चलाने वाले, एक प्राइवेट वेबसाइट चलाने वाले व्यक्ति अगर पूरे देश को रेगुलेट करने लगे, तो ऐसे सोशल मीडिया को तो तत्काल बैन करना चाहिए, मैं कहता हूँ।
क्योंकि ये तो बहुत बहुत खतरनाक है। ये भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए, सभी देशों के लिए खतरनाक है। इट इज हाई टाइम उनको पता होना चाहिए कि वो सिर्फ एक सोशल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इसके अलावा वो देश को, किसी को गवर्न नहीं कर सकते जिस तरह से उन्होंने करके दिखाया। और मैं तो अपने भारत में तो मैं मांग करूंगा इंडियन गवर्नमेंट से कि आप इस पे सख्त से सख्त कानून बनाइए और उस पर सख्त से सख्त सजा रखिए। न सिर्फ कानून, उसमें सजा भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ताकि इसका मिसयूज नहीं हो पाए, आदमी मिसयूज से डरे। अभी जो मिसयूज है, हालांकि हमारे यहाँ ऑलरेडी काफी सख्त है कानून, और अगर फेक आईडी बनाते तो इंडिया आईटी एक्ट 2005 अमेंडेड 2011 एंड 12, उसमें 7 साल तक की सजा है फेक आईडी बनाने पर देखिए बहुत कम होती है, क्योंकि कोई इतना पड़ता नहीं है पीछे। हाँ, लेकिन जब कोई फंसता है आईटी एक्ट में तो फिर दिक्कत भी आती है। तो कानून तो है और कानून बनने भी चाहिए, अच्छे हैं। लेकिन सर बहुत कम होता है कि इस तरह का कोई एक्शन हो और इस तरह के कानून के ऊपर फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी हो, इसलिए कि वो इसको मामूली चीज समझते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, फेक आईडी बनाई, किसी को दो चार बुरा भला कह दिया, किसी को ऐसे ही थ्रेट कर दिया या मारने का बोल दिया। हमारे यहाँ तो मुझे तो बहुत ज्यादा वो आता है ना, गन वन दिखाते हैं कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे। तो वो इस पे कोई खास एक्शन नहीं होता, ज्यादातर अकाउंट शायद ट्विटर ब्लॉक कर दे या कुछ। लेकिन इसी तरीके से यूट्यूब पे भी है। और लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये हम इसको अच्छे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना? हम इसको कोई पीस प्रोसेस के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादा मैंने ये देखा है कि लोग हेट स्पीच ज्यादा दे रहे होते हैं दोनों साइड के। और बिल्कुल पाकिस्तान से भी बहुत से ऐसे फेक आईडीज हैं जिन्होंने इंडियन आईडी के साथ बनाया हुआ है। इंडिया में बहुत से ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान आईडी के साथ बनाया हुआ होता है और वो हेट स्पीच चल रही होती है। तो ये पहले भी होता था या अब हमें सोशल मीडिया की वजह से पता लग रहा है कि इस तरह की लैंग्वेज भी यूज हो रही है दोनों साइड पे? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि एक एग्रीवेट तो किया है सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं, इस इन चीजों को एग्रीवेट किया, और दूसरा ये कही है कि लोगों को एक वेंट आउट करने की एक जगह मिल गई। अब लोगों को सोचना है, हम जो बीज डालेंगे वही पनपेगा। अगर हम नफरत फैलाएंगे, नफरत ही फैलेगी। हाँ। देखिए इतनी देर हो गई आपका शो चलते हुए, मैं समझता हूँ तकरीबन 40 मिनट 1 घंटा हो गया होगा। यहाँ ना तो आपने मुझे गाली दी, ना मैंने दी, ना आपने कोई नेगेटिव बात करी, ना मैंने करी। तो ये तो हुआ पॉजिटिव अप्रोच। बहुत सारे चैनल ऐसे भी होते हैं जो अपनी टीआरपी के लिए गाली देते हैं, हम भी वो कर सकते हैं, लेकिन उससे नफरत फैलाने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। यदि नफरत फैलाने से कोई फायदा होता है तो खूब नफरत फैलाइए। अल्टीमेटली नफरत फैला फैला के क्या हो जाता है वो हमने देखा है, बहुत सारे देशों में हम देख ही रहे हैं क्या स्थिति हो गई है। जो अच्छे देश थे वो आज तबाह हो चुके हैं। ठीक है, तो हम तो देखिए, एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, हम लोग, हर भारतीय वो नफरत फैलाने में विश्वास नहीं रखता, वो वायलेंस में विश्वास नहीं रखता, कोई भी भारतीय नहीं रखता। वो अमन चैन की जिंदगी चाहता है, अमन चैन के रिश्ते चाहता है, सबसे सबसे बेहतर रिश्ते चाहता है। और कभी कोई भारतीय अपनी तरफ से कभी भी शुरुआत करना पसंद नहीं करेगा। तो देखिए, जब हमारा बेसिक जो फैब्रिक है हमारे देश का, वो क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। तो जब पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, जब इस प्रकार की अगर हम पॉजिटिव बात करेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन जब नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिविज्म फैलेगा, और उससे सिवाय नफरतों की कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल से जो लोग यूजर्स है, देखिए इसमें हम बोले कि कोई थर्ड पार्टी, एक प्राइवेट दुकान, ट्विटर या फेसबुक इसको मॉनिटर करे, तो वो बेईमानी हुआ, वो कभी नहीं करेंगे, उन्हें तो अपने फायदे के लिए आपको लड़ना है। तो शायद हमको खुद को सोचना पड़ेगा, और हमें लिखने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि जो आज हम लिख रहे हैं, या जो आज मैं आपसे कह रहा हूँ, उसके रिपरकेशन कहाँ पहुंचेंगे, ये नफरत कहाँ तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं है, अपने पास भी बहुत धमकियां आती हैं। और मैंने आपको इस शो से पहले ही बताया था कि पाकिस्तान से फोन जब उठाता हूं तो मुझे लगता है कि पहले ही मिलने वाली है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्यार भी मिलता है। तो दोनों तरफ है। और देखिए, मैं बुरा नहीं मानता, मैं उनका भी बुरा नहीं मानता जो धमकी देते। ठीक है भाई, आपका प्यार सर आप पर, वो भी एक तरह का प्यार है। आपको गुस्सा आ रहा है, ये भी अच्छी बात है, आप वेंट आउट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बेहतर होगा थोड़े अच्छे रिलेशंस बनाएं सभी से, आप अपने देश में, अपने आसो अड़ोस पड़ोस जहां भी हैं, जहां अच्छे रिलेशन रखते हैं, सोशल मीडिया पर भी अच्छे रिलेशन रखिए। यही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। एक दूसरे से लड़कर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक दूसरे से लड़कर तो कुछ नहीं होने वाला है सिवाय नुकसान के। बिल्कुल ठीक। और आज हमारी आपस में इस तरह से बात इस वजह से भी नहीं हुई है कि दिवाली है और हमने पॉलिटिक्स डिस्कस ही नहीं की है। वरना आप कहते आप लोगों ने ये कर दिया, उधर आतंकी भेज दिए, उधर ये कर दिया, हम कहते आपने ये कर दिया, आपने बलोचिस्तान में ये कर दिया। तो वो क्योंकि हमारा टॉपिक ही नहीं था आज, जो कि होपफुली नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब हम आपको दोबारा आपको इनविटेशन देंगे और आप हमारे शो में आएंगे, तो क्योंकि बहुत से आपको पता है सर, अभी भी बहुत से लोग इंडिया से मुझे मैसेज करेंगे शो के बाद और कहेंगे ये क्या शो बनाया था, हमें तो मजा ही नहीं आया, कोई लड़ाई नहीं।
तो उनको चाहिए, जो पब्लिक है ना उसको भी चाहिए कि दोनों दोनों साइड से बैठे और वो लड़े साथ में। पता नहीं ये चीज बड़ा एंजॉय करती है पब्लिक। ठीक है, तो मैं सिर्फ इन लोगों से एक चीज बोलता हूँ, मैं सभी लोगों से एक चीज बोलता हूँ, टाइम मशीन ले लेते हैं, टाइम मशीन ले लेते हैं, 1945 में चले जाते हैं। अब तो ना भारत है ना पाकिस्तान, अब लड़े, किससे लड़ रहे हैं हम, और किससे लड़ने की बात कर रहे हैं सही। हम? तो ये सभी एक थे, तो ठीक है, उस समय पर पॉलिटिकल एक डिसीजन हुआ, उस पॉलिटिकल डिसीजन में सबको पिसना पड़ गया। मुझे आज भी याद है, मेरे यहाँ इतने सारे लोग आए हैं जो अभी कुछ लोग तो अभी एक्सपायर हुए हैं, और बोलते कि जब ऐसा हो रहा था तब हम लोग कहते थे अरे ठीक है, बातें हो रही है, होगा थोड़ी, कुछ अलग नहीं होने वाला, सब यही रहने वाले हैं। बाद में जब मारकाट मची तो उनको तो पता ही नहीं चला कितने लोग मारे गए। आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार है, अंग्रेज तो करके चले गए, क्या मिला? और देखिए, मैंने बताया भारत का बेसिक फैब्रिक क्या है, हम नफरत करने में विश्वास नहीं रखते, भारत का बेसिक फैब्रिक, और इसी का नतीजा है कि भारत आज तरक्की करते करते भारत, देखिए आप पाकिस्तान से हैं, बेशक आपको थोड़ा सा हो सकता है ऑफेंडेड लगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि भारत पाकिस्तान से तो काफी आगे है टेक्नोलॉजिकली, हर तरह से, चाहे मंगलयान हो, चाहे मून मिशन हो, सभी भारत लगातार कर रहा है और आगे जा रहा है। तो आई गेस प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव अप्रोच रखनी चाहिए रादर देन ये झगड़े वाली अप्रोच के, इसमें कुछ नहीं रखा। अब देखिए, कुछ लोग जैसे आपने बोला ना, मैं वापस उस पर आऊंगा कि कुछ लोग जमात अपनी जमात बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपना वर्चस्व चाहते हैं, पॉलिटिकल वर्चस्व चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं झगड़ा हो, लोग हैं हमारे, तो वो जो है वो झगड़ा कराने के लिए कि अगर इनको मैं समझा दूंगा सब कुछ प्यार अमन चैन से रहो, तो फिर कैसे काम बनेगा? तो जैसे आपने बोला ना, व्यूअर्स बोलते हैं अरे मजा ही नहीं आया, झगड़ा ही नहीं हुआ आपके चैनल पे, तो ऐसे लोग यहाँ पर भी उनको मजा नहीं आता, वो कहते हैं जब तक झगड़ा होगा तब तक हमारा वर्चस्व है, और जैसे ही झगड़ा खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा तो वर्चस्व, हमारा एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा, इसके लिए वो झगड़ा कराते हैं। आई डोंट थिंक ऐसी कोई जरूरत है, इसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बहुत सी चीजों में हम एग्री करते हैं, स्पेशली मैं तो बिल्कुल एग्री करती हूँ जो आपने चीजें गिनवाई, बिल्कुल उसमें भारत आगे है। और पाकिस्तान को बिल्कुल उससे सीखने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें, स्पेशली जहाँ पे भी आईटी में बहुत आगे हैं आपके लोग, जो हैं हर जगह पे मौजूद हैं पूरी दुनिया में। और इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि हमारे भारत के साथ टर्म्स खराब है तो हम हर चीज से इनकार करें, ऐसा ऐसा नहीं है। और हम बिल्कुल आई विश कि हम इस चीज से, अच्छी चीजों से सीखने की भी कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू यू। और मैंने भी चॉकलेट्स लिए, मैंने पिक्चर्स भी लगाई, लेकिन लोग कह रहे हैं मिठाई की वजह चॉकलेट में लगाई है, वो इसलिए कि मैं मिठाई खाती नहीं हूँ कोई खास शौक से, और चॉकलेट्स में बहुत शौक से खाती हूँ, तो इसलिए मैंने चॉकलेट्स की लगा दी मैं। वो अमिताभ बच्चन साहब का एड भी आता है ना, तो मुझे लगा शायद चॉकलेट्स भी खाते होंगे, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, चॉकलेट्स नहीं खाई जाती। लेकिन एनीवे मैं चॉकलेट्स खा रही हूँ। और आपको भी सर बहुत मुबारक, आपकी फैमिली को भी, एंड आई होप कि बहुत अच्छा साल गुजरे, और हम दोबारा बहुत जल्दी मिलें और आपके साथ फिर शो बना पाए। थैंक यू सो मच। आप सभी को, सभी पाकिस्तानियों को, पूरे विश्व को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आप सबका भला करें, भगवान श्री राम इस कोरोना से हम सबको मुक्ति दे, भगवान श्री राम सबको सद्बुद्धि दे, भगवान श्री राम सबका भला करें और सब तरक्की करें। इसी शुभकामनाओं के साथ इजाजत देता हूँ, नमस्कार। आमीन। थैंक यू सो मच।